नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। झारखंड में 2, महाराष्ट्र में 1 चरण में होगा मतदान। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को मतगणना। झारखंड पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के मानों पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। कांग्रेस ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत ने दूरसंचार को केवल संपर्क नहीं, समानता और अवसर का भी बनाया माध्यम। उद्योगपतियों ने भी की प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना। आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों का द्रोह कार्निवाल। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। कलकत्ता उच्च न्यायालय की हस्तक्षेप के बाद मिली कार्निवाल की अनुमति। मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जांच की प्रगति रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन समिट एससीओ के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ सदस्य देशों के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्वागत डिनर में शामिल हुए विदेश मंत्री। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों में वोटिंग की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम की विश्वसनीयता और एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाकर मीडिया संस्थानों को आत्मचिंतन की सलाह भी दे डाली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यदि सीटवार बात की जाए तो राज्य विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 234 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। राज्य विधानसभा की 81 सीटों में से 44 सीटें सामान्य, 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाएंगे।
वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को कराया जाएगा। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except one AC and one PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and one PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली हैं। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। 2 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को एक बार फिर से चुनावी जोर आजमाइश करने का मौका मिलने जा रहा है। इन दोनों ही राज्यों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा है और वह अपने घटक दलों के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में जनता के सामने बहुत सारे विकल्प होंगे और किसी एक घटक दल को सरकार बनाने का अवसर देना होगा। कैमरामैन नवीन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर सरकार बनाने के दावों का प्रहार भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने विजय अभियान को लेकर कमर कस ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ भाजपा ने राज्य में जेएमएम सरकार पर हर तरीके से विफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए प्रबल समर्थन का विश्वास जताया। राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में माहौल है। लोग चाहते हैं, लोग त्रस्त हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। वहीं झारखंड में कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि एक बार फिर राज्य के लोग गठबंधन सरकार को चुनेंगे। वह गठबंधन की बैठक बहुत जल्दी होगी और उसी में हम लोगों का सारी चीजें तय होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ जीत का दावा ठोका। I am very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. अच्छा कंडीशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस सब के बीच ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर objecting to any of the issue relating to this at any stage, which has not happened. So हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद जहां सियासी तापमान बढ़ चुका है, तो वहीं दोनों राज्यों में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
झारखंड को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। जल्द ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। भाजपा मुख्यालय में आज दिन भर की गतिविधियों पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज हो रही है ऐसे दिन जब आज ही झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी कोई देर नहीं करना चाहती है। हम जानते हैं कि जो आजसू जो बीजेपी का सहयोगी है उससे बातचीत तकरीबन अंतिम दौर में है, जहाँ तक सीट बंटवारे का सवाल है। तो वो कोई एक बड़ी चुनौती नहीं है, चूँकि उस पर एक बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है। तो आज उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप इसलिए दे दिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य की जो चुनाव समिति है उसने नामों की अनुशंसा कर दी है और बीजेपी का जो झारखंड का कोर ग्रुप है उसके साथ आज दिन भर मंथन हुआ। झारखंड बीजेपी के तमाम नेता, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, इन सब ने मंथन किया। और अब इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित जो केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य हैं वो मौजूद हैं, इसमें अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की घोषणा कर दी है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को संघर्षों से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। दूरसंचार, डिजिटल और मोबाइल तकनीक के भव्य समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में पीएम ने 2 बड़े सम्मेलनों का शुभारंभ किया। पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इस क्षेत्र से जुड़ी अगली पीढ़ी की तकनीकों के मानकों पर मंथन का बड़ा मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में टेलीकॉम को भारत में कनेक्टिविटी ही नहीं, समानता और अवसरों का भी माध्यम बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने डिजिटल तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है। वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। पीएम ने बताया कि बीते 10 साल में भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है वो धरती और चंद्रमा के बीच 8 बार दूरी तय करने के बराबर है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रगति का जिक्र किया। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। इन मंचों के माध्यम से टेलीकॉम और मोबाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों और हजारों प्रतिनिधियों के साथ आने से इन सेक्टरों में भविष्य के लिए प्रगति की राह तैयार करने में मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। वहीं इस सभा में हिस्सा ले रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। आज मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत टाइम का सपना है जो मेरा आज पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं पहली बार मिल रही हूँ उनसे। हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस बनाया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके मेडिकल इमेजेस को ट्रेन किया है, जो कि डिफरेंट डिसीजेस को डिटेक्ट करने में डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करती है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जूनियर्स डॉक्टर्स के संघर्ष को कुचलने की राज्य सरकार की एक कोशिश को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक दिया और डॉक्टरों के द्रोह कार्निवाल और मानव श्रृंखला से रोक को हटा दिया, जिसके बाद हजारों लोग द्रोह कार्निवाल में शामिल हुए और उन्होंने आंदोलनरत डॉक्टरों से एक साथ एकजुटता प्रदर्शित की। इससे पहले आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। वहीं आंदोलनरत जूनियर डॉक्टर्स को देश भर के डॉक्टरों का भारी समर्थन मिल रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में न्याय के लिए आवाज मंगलवार को देश भर में सुनाई दी। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में देश भर के डॉक्टर उतरे और भरपूर समर्थन भी दिया। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मामले में आमरण अनशन पर बैठे एक और जूनियर डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस तरह अभी तक अनशन कर रहे कुल 6 जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस बीच संघर्षरत डॉक्टरों को ममता सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत हासिल हुई। प्रशासन ने डॉक्टरों के मंगलवार को होने वाले द्रोह कार्निवल और मानव श्रृंखला के मार्ग पर निषेधाज्ञा लगा दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने हटा दिया। We are grateful to Honorable High Court that our right of democracy, our right to demonstrate peacefully, this all been restored by Honorable High Court. We are grateful, we are thankful to them. पश्चिम बंगाल रेजिडेंट डॉक्टरों के भूख हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में डॉक्टरों का समर्थन जारी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 30 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार में आज सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इसी क्रम में कर्नाटक के शिमोगा और बेल्लारी में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के रांची में एकजुटता दिखाते हुए डॉक्टरों ने भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी डॉक्टर समर्थन में आए। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी समर्थन कर रहा है। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन शामिल हुए। डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि 11 दिन से डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। Resident doctors who are on the 11th day of fast until death struggled. 5 of them have been removed to ICUs and they are holding on there. And the entire medical fraternity is concerned. What really happened is that the doctors in West Bengal went back to work, but they found the
conditions remaining the same. They were afraid to go back there. They are demanding infrastructural and human resources reforms in West Bengal. इधर सुप्रीम कोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई ने जांच की प्रगति के बारे में नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट 7 अक्टूबर को दाखिल हो गई है। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है और निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। मामले में आरोप तय करने को लेकर 4 नवंबर की तारीख तय की गई है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में बाकी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। सीबीआई मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने जांच के दोनों पहलुओं को लेकर सीबीआई को 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों अफ्रीका यात्रा पर हैं। आज अल्जीरिया की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राचीन रोमन शहर टिपासा का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टिपासा के पुरातात्विक स्थलों पर अल्जीरिया की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलकियां देखी। उन्होंने न्यू मीडियन युग के दौरान निर्मित मारिटानिया के शाही मकबरे का भी दौरा किया। अल्जीरिया के संस्कृति मंत्री सुराया मोलोज जी राष्ट्रपति के साथ यात्रा के दौरान मौजूद रहे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एससीओ परिषद के अन्य शासनाध्यक्षों का रात्रि भोज में स्वागत किया। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीएलएफ स्टेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखता है। समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सीमा की हर तरह से सुरक्षा करने में वो सक्षम है। इसलिए जरूरी है कि पड़ोसी देश भी मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि समुद्री सीमा चक्र का पालन करें। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, मित्र पड़ोसी देशों के साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफोर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफोर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 76 RR 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर से संवाद किया। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ प्रशिक्षण के अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में युवा पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए गृह मंत्री से मार्गदर्शन मिला। भारतीय पुलिस सेवा की 2023 बैच में 54 महिला अधिकारियों सहित कुल 188 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बेसिक कोर्स प्रशिक्षण चरण 1 पूरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 अक्टूबर से मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। वित्त मंत्री 17 से 20 अक्टूबर तक मैक्सिको की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भी भाग लेंगी और कई देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी।
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा कि मुझे गर्व है कि कृष्णा जिला हमारे देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गतिशक्ति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में उन्हें लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया है। कई मंत्रालयों और राज्यों के आंकड़ों को एकीकृत करके हमने एक अधिक कुशल, पारदर्शी और परिणाम संचालित प्रणाली बनाई है। इसका प्रभाव तेजी से परियोजना निष्पादन, कम रसद लागत और देश के हर कोने तक बेहतर सेवाओं के पहुंचने में दिखाई देता है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि केवल 12 महीने में ही 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस योजना के माध्यम से आए हैं। इस अवसर पर पीएम गतिशक्ति जिला स्तर के मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया गया। Truly delighted that we are all assembled here to celebrate what I would think is one of the most outstanding achievements that India in its entire independent history has prepared in terms of a master planning tool to help India's foray into world-class infrastructure faster, better, more efficient, cost-effective, and high quality. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में IFQM संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। विकसित भारत का मतलब समावेशी समाज को निर्मित करने के साथ साथ अवसंरचनात्मक विकास करना और मानक योग्य मानदंडों पर खरा उतरना है। ये नया भारत है जो नागरिक विमानन में विश्व में तीसरे, मोबाइल निर्माण में दूसरे स्थान पर है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। ऐसे में गुणवत्ता और दक्षता देश को विनिर्माण में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में सबसे अहम है, जिनकी दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आयोजित IFQM संगोष्ठी में पहुंचे। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े तमाम हितधारकों और विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिक तंत्र, दीर्घकालिक लचीलापन और गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस भारत की आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा मिले। In the next 25 years, the country will build the Viksit Bharat, a developed nation, in the next 25 years. So the 4 pillars which I talked about: investment in physical, social, digital infrastructure, the focus on inclusive growth, creating the manufacturing and innovation ecosystem, and simplifying the legal structure, simplifying the compliance structure, and yes, of course, we need to do a lot more on this. टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि यह भारत का समय है। यही अवसर है जब भारत के पास एक युवा आबादी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बेहतर काम करने के लिए प्रोसेस, पीपल और इकोसिस्टम, इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करना होगा। वहीं IFQM के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि हम विकसित भारत बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में UPI ट्रांजैक्शन बढ़ा है, बाजार में आर्थिक समावेशन आया है। इस बीच हमें अपने गुणवत्ता मानकों को वैश्विक मानकों के हिसाब से बनाना होगा। The government has been leading and giving a push, and I must tell you
the pace with which we have been able to start the projects that we have started as a group. I mean, it's just unbelievable. The government schemes, the policies, incentives, the ability to sit down across the table and work with bureaucrats, sometimes they setting deadlines, has been incredible. The key government initiatives, performance-linked incentive scheme, Atmanirbhar Bharat, the National Infrastructure Pipeline, and the PM Gati Shakti enhance India's overall capabilities and attract investments to drive sustainable growth. 2 दिन तक चलने वाले इस संगोष्ठी में विश्व के दिग्गज कंपनियों के सीईओ और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ गुणवत्ता और नवाचार पर मंथन करेंगे। ऐसे में पूरे विश्व की निगाह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे पर भी होगी। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती और पल पल की मॉनिटरिंग से कुछ ही घंटों में बहराइच की घटना को नियंत्रण में कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ग्राउंड जीरो पर उच्च अधिकारियों ने उतरकर बहराइच में सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस की कई टीमों द्वारा जिला प्रशासन के साथ उपद्रवियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना से प्रभावित इलाकों को जोन में बंटा गया है और बैरियर लगाकर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर है कि कुछ ही घंटों में उपद्रवी बेदम हो गए। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं की वो जांच करें। पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान में होटल, ढाबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। डीजीपी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 274 BNS और 81 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने को भी कहा है। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि यदि संबंधित कृत्य से धर्म, जातीयता, भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो नियमानुसार BNS की सुसंगत धारा 196(1)B अथवा 299 के तहत भी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को होटल, ढाबा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों का भी 100% सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने गश्ती और पेट्रोलिंग के समय भी विशेष ध्यान रखने को कहा है। खाने पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई भी की थी। ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया गया। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में भी सुस्पष्ट कानून तैयार करने के लिए कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही ऐसे अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते कुछ दिनों में खान पान की वस्तुओं में इस तरह की जो गलत चीज़ें, अपशिष्ट, गंदी चीज़ों को मिलावट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई की थी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट पर रोक लगाने की ये कानून पर विमर्श किया गया। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून बनाना आवश्यक है।
और रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल के मंडी में कथित अवैध मस्जिद को लेकर निगम आयुक्त की कोर्ट के फैसले पर स्टे उन्होंने लगा दिया है। टीसीपी यानी नगर नियोजन विभाग ने इस मामले में रोक लगा दी है और 20 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। प्रदेश की मंडी अवैध मस्जिद के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। 13 सितंबर को कमिश्नर कोर्ट की तरफ से अवैध हिस्से को गिराने का डिसीजन लिया गया था। इस डिसीजन पर अब जो है टीसीपी के जो प्रधान सचिव है देवेश कुमार, उन्होंने रोक लगा दी है। मंडी के विवादित मस्जिद मामले में एक बार फिर नया मूड आ गया है। 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के कमिश्नर कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेशों पर अब रोक लग गई है। नगर नियोजन विभाग यानी टीसीपी ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रधान सचिव देवेश कुमार 20 अक्टूबर को करेंगे। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि टीसीपी कोर्ट उन्हें भी इस मामले में सुनवाई के लिए बुलाए जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। अभी टीसीपी कोर्ट से इसमें स्टे आया हुआ है, उसकी अगली तारीख 20 तारीख को रखी हुई है, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि टीसीपी कोर्ट हमें भी बुलाए, हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अगर हमें नहीं बुलाते हैं या बुलाते हैं, वो टीसीपी कोर्ट के उसमें रहेगा। मंडी की इस मस्जिद के मामले में हिंदू संगठनों ने 2 बार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था और जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताया था। दरअसल इस मस्जिद में पहले 1 मंजिला इमारत थी, लेकिन आरोप है कि बाद में 2 अतिरिक्त मंजिलें बनाकर इसे 3 मंजिला कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इस मामले को लेकर शिकायत की गई और 13 सितंबर को कोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि अब इन आदेशों पर रोक लग गई है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने यह भी दावा किया है कि उनके पास मंडी की इस विवादित मस्जिद के अवैध होने के सबूत हैं और पूरी दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास तथ्य हैं, कागज हैं, जिनके तहत मंडी में भी नगर निगम ने जो फैसला दिया था, तो वो तथ्य हम टीसीपी कोर्ट में भी कुछ रखना चाहते हैं। अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे। इसके अलावा अभी इसके बाद इंतजार करेंगे, 20 तारीख का इंतजार करेंगे। 20 तारीख के तक क्या फैसला आता है, तो जो देवभूमि संघर्ष समिति बनी है वो हाई कोर्ट जाने के लिए भी विचार कर रही है। इससे पहले शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद को लेकर भी हिमाचल मुस्लिम संगठन ने ऊपरी अदालत में जाने का फैसला लिया है। यानी हिमाचल में मस्जिदों को लेकर आने वाले दिनों में एक बार फिर राजनीति गर्मा सकती है। पूरे प्रदेश से अब एक बार फिर अवैध मस्जिदों का जो ये मामला है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेर देखने जाना है तो सावधान रहना होगा, क्योंकि गिर की लॉयन सफारी बुकिंग के लिए कई अनाधिकृत वेबसाइट्स के पर्यटकों से कई गुना ज्यादा दाम वसूलने की खबरें सामने आई हैं। ये वेबसाइट्स बिल्कुल अधिकृत सरकारी वेबसाइट जैसे ही लगती है, लेकिन एजेंट्स द्वारा संचालित होती हैं। वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि gov.in डोमेन वाली अधिकृत वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग कराएं। गिर सफारी के लिए जाने वाले पर्यटकों को कई बार जब ऑनलाइन वो गिर सफारी के बारे में सर्च करते हैं तो कई ऐसे विकल्प उनके सामने आते हैं जो सरकारी विकल्प नहीं होते हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, जो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं, उसके परिणाम सर्च इंजन उन्हें दिखाते हैं। हमारे इस बारे में हमसे और ज़्यादा बातचीत करेंगे नित्यानंद श्रीवास्तव, जो कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं गुजरात के। इसमें सर ऐसा पर्यटकों द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो सर्च करते हैं तो कई प्राइवेट वेबसाइट्स जो सरकारी जैसी दिखती हैं वो उनके सामने आती हैं और वो उनसे जो सरकारी चार्ज है उससे ज़्यादा वसूल रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की गई है इस बारे में? देखिए, इसके बारे में अभी हाल में एक ह्यूमन राइट कमीशन में एक केस भी हुआ था और उस समय ये और पास्ट में भी ऐसी इंसिडेंट्स बहुत बार देखी गई है। हम लोगों ने कई बार इस विषय पे डिस्कस भी किया है। जब सर्च इंजन हम देखते हैं गिर नेशनल पार्क का तो प्राइवेट वाली वेबसाइट पहले आ जाती है, हमारी वेबसाइट तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन हमारे वेबसाइट में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसकी डोमेन जो है उसमें gov.in लिखा हुआ है। तो यदि किसी वेबसाइट में gov.in है यानी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट हुई। कोई दूसरे वेबसाइट पे जाता है तो नॉर्मली इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी हो गई है प्राइवेट ऑपरेटर्स की कि ये डेटा कलेक्ट करते हैं। ये लगभग हमारे वेबसाइट में जो जरूरियात है, आपके नाम, आपके टेलीफोन नंबर, आपके आधार नंबर, आपका एड्रेस एक्सेट्रा,
ये सारी जो हमारे वेबसाइट में जो बुकिंग की जरूरत है ये अपने वेबसाइट में वो कैप्चर करते हैं जी। और उसके बाद वो डिटेल्स लेकर के हमारे वेबसाइट में वो जाकर के बुकिंग करते हैं। अब जहाँ तक ये बात रहा कि वो हमारे द्वारा अधिकृत नहीं है, जब हम लोग बुक करते हैं तो पर्सन की केवल एंट्री टिकट बुक करते हैं जो लगभग 800 रुपए है, लेकिन जब वो बुक करते हैं तो पर्सन की एंट्री टिकट के साथ साथ व्हीकल भी बुक करते हैं, व्हीकल के पैसे भी लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पर पर्सन शायद वो रकम 5,000, 4,500 या 5,400 ऐसे रकम लेते हैं। गिर के एशियाई शेर देखने जाना है और सफारी करनी है तो बेशक कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकारी वेबसाइट को किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन सर्च इंजन पे जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप बुकिंग जो है वो सरकारी वेबसाइट पर करें और उसके साथ ही किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। भारतीय रेल का नया और अभिनव प्रयोग है रेल चौपाल। रेल चौपाल का आयोजन पहली बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे ने किया है, जिसमें दिल्ली के डीआरएम सुखविंदर सिंह ने रेल मुसाफिरों से गुफ्तगू की और मुसाफिरों के सुझावों पर अमल करने की बात कही। डीडी न्यूज ने देश में पहली बार आयोजित रेल चौपाल को कवर किया और डीआरएम सुखविंदर सिंह से विशेष बातचीत भी की। हमारे संवाददाता राजेश राज ने डीआरएम दिल्ली से ये खास बातचीत की। भारतीय रेल ने एक अनोखा प्रयोग किया है रेल चौपाल लगाकर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल चौपाल का आयोजन नॉर्दर्न रेलवे ने किया और डीआरएम सुखविंदर सिंह जो दिल्ली डिवीजन के डीआरएम हैं, उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत की। कैसा रहा ये नया एक्सपीरियंस, हम सीधा सुखविंदर सिंह से आपको बातचीत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। ये मेरे हिसाब से हमने फर्स्ट टाइम किया है और बड़ा ही इनफॉर्मल वे में किया है, हमने बिना कुछ प्लानिंग से किया हुआ है और जस्ट हमने एक गांव की सेटिंग की है और ऑन द स्पॉट जो पैसेंजर्स हैं उनको एकत्रित करके उनको इनकरेज करके बोलने के लिए बोला है कि आपने सुझाव दें, तो एक अनूठा प्रयास है ये। अमूमन ऐसा देखा जाता रहा है कि जब मुसाफिर सवाल करते हैं रेल से तो लोग भागते हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोग सवाल कर रहे थे और आप बखूबी उसका जवाब दे रहे थे। हम इसलिए नहीं भाग रहे, पहली बात तो क्योंकि हमने बहुत काम किया है, हम सब लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे सुपरवाइजर्स ने बहुत मेहनत की है। हम लोग डेली सारे स्टेशन साफ़ कर रहे हैं और उनकी डेली की फ़ोटोज़ हम लोग खुद, मैं पर्सनली देखता हूँ और रेलवे बोर्ड को भेजता हूँ। तो इस तरह से हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम किसी से आज की डेट में घबराते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टेशन और हमारी ट्रेन बिल्कुल साफ़ है। और जो इंटरेक्शन हुआ उसमें जनरली सब लोगों ने हमको सराहा है। एक दो जो सुझाव आए हैं वो बहुत वैलिड हैं, उस पर भी हम फोकस करके, जैसे एक सुझाव था कि डस्टबिन कंपैरेटिवली कम होते हैं कुछ एरिया में, तो वो बड़ा अच्छा सुझाव था, उस पर हम कार्रवाई करके उसको भी इम्प्रूव कर देंगे। स्वच्छता का जो सवाल है वो लोगों के माइंडसेट से भी जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि मुसाफिरों ने इस सवाल को भी रेज किया मजबूती से कि हम तमाम लोग प्रयास करें तभी भारतीय रेल का प्रयास रंग लाएगा। देखिए, जो ये सफाई है बेसिकली एक सामाजिक कार्य है, ये किसी एक आदमी का या किसी एक फर्म का या किसी कंपनी का नहीं है, ये हम सबका मिलजुल के है। तो जैसा कि आज भी लोगों ने भी बताया, पैसेंजर्स ने, वो भी जागरूक हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी अवेयरनेस बढ़ाएंगे और हम खुद भी कूड़ा नहीं फेंकेंगे और ना ही फेंकने देंगे। क्या ये अभियान जो है आप निरंतर चलाएंगे, इस तरह के और भी रेलवे स्टेशन पर ऐसे प्रयोग किए जाएंगे? जी हाँ, ये पूरे इंडियन रेलवे में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पर्पज़ ये है कि हम लोग आम जनता से और जुड़ जाएं और उनके सुझाव लें और उनको प्रेरित करें कि हमारे स्टेशन और हमारी ट्रेन बिल्कुल स्वच्छ रहें। स्वच्छता अभियान चलाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको वैलिड पॉइंट बताया जा रहा है और ये प्रयोग देश के अन्य स्टेशनों पर भी आने वाले दिनों में चलाए जा सकेंगे। कैमरामैन रविंद्र के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य में फार्मास्यूटिकल उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को हुआ, जिसकी कीमत 11,230 करोड़ रुपए की थी। देखिए हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट।
साल 2023-24 के आंकड़ों में निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश भले ही देश में 15वें नंबर पर हो, लेकिन पिछले 5 साल में केवल साल 2019-20 को छोड़ दें तो प्रदेश में निर्यात के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हुई है। राज्य के निर्यात को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान यहां के फार्मा सेक्टर, अवशेष और अपशिष्ट, कॉटन, यांत्रिक उपकरण और टेक्सटाइल क्षेत्र का रहा है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2018-19 में 44,639 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो साल 2019-20 में घटकर 37,693 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। उसके बाद लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साल 2020-21 में 47,959 करोड़ का निर्यात हुआ, वहीं साल 21-22 में 58,407 करोड़ रुपए का निर्यात पहुंच गया है। इसके अलावा साल 2022-23 में ये आंकड़ा 65,878 करोड़ रुपए हो गया। पिछले 5 वर्षों में लगभग 50% से अधिक से निर्यात आगे बढ़ चुका है। 66,000 करोड़ तक मध्य प्रदेश का निर्यात पहुंच चुका है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मध्य प्रदेश के जो व्यवसायी हैं, मध्य प्रदेश के जो मैन्युफैक्चरर हैं, यह विशेष तौर पे एक्सपोर्ट में रुचि ले रहे हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की जो नीतियां हैं वो इस तरह से है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा निवेश फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में हुआ। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में 13,158 करोड़ रुपए से ज्यादा निर्यात हुआ। वहीं दूसरे स्थान पर अवशेष और अपशिष्ट रहा, जिसमें करीब 6,533 करोड़ रुपए का निर्यात रहा। तीसरे पायदान पर कॉटन क्षेत्र रहा, जिसमें 4,991 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। इसके अलावा मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों में 4,865 करोड़ रुपए का और टेक्सटाइल क्षेत्र में 4,337 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। एक जगह इसको सीमित रखा नहीं है। ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उज्जैन, अनूपपुर, इन सब जगह से आजकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो रहा है। सोयाबीन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उगाता है, तो यहाँ से ये नेचुरल है कि यहाँ से सोया जो ऑयल मिल है वो यहाँ से कैटल फीड, गाय के खाने के लिए, हॉर्स के खाने के लिए जो जाता है वो सबसे ज्यादा यहीं से जाएगा। जिलेवार देखें तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में सोयाबीन, 6 जिलों में फार्मा और चावल के साथ ही 5 जिलों में कॉटन या उससे बने उत्पादों का बोलबाला देखने को मिला। इसके अलावा गेहूं, एल्युमिनियम आदि में भी कई जिलों से अच्छी मात्रा में निर्यात हुआ है। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब मध्य प्रदेश की सरकार तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी देश दुनिया से आ रहे निवेशकों को इन आंकड़ों से रूबरू करा रही है। कैमरामैन चंद्रमोहन और गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का मंगलवार को शुभारंभ किया। नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में चौथे राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारियों ने अपनी चुनौतियों के बारे में बोर्ड के समक्ष अपनी बातें कहीं। बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ा दी है। सांसद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया गया है। तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही। भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। हालात को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया तक सियासत तेज हो गई है। चुनाव लड़ रहे दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से। अमृतपाल, आप इस समय सैन फ्रांसिस्को में हैं, तो कैसा माहौल है वहां पर, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही हफ्ते बचे हैं यूएस में राष्ट्रपति चुनाव को। ऐसे में क्या चल रहा है लोगों के जहन में इस इलेक्शन को लेकर? काफ़ी पोलराइज्ड है अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन वोटर। जिन लोगों से मैंने कई लोगों से बात की जी इसको लेकर के
आप क्या सोचते हैं, तो वो क्लियरली काफ़ी डिवाइडेड हैं। इमिग्रेशन के इशू पे हो, अबॉर्शन के इशू पे हो, इकोनॉमी को लेकर हो, तो वो डिविजन्स आपको जिस तरह की रेटरिक कैंडिडेट से आ रही है, वैसी ही सोसाइटी में आपको जब आप आम अमेरिकन वोटर से या नागरिक से बात करते हैं तो वो दिखता है। तो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और वहीं वोटर्स भी काफ़ी डिवाइडेड हैं। और इसके साथ अमृतपाल देखिए, यदि हम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो स्विंग स्टेट्स में पोल्स क्या कह रहे हैं, किस तरह ये स्विंग स्टेट्स झुकती हुई नजर आ रही हैं? जो अभी तक पोल्स आ रहे हैं, लेटेस्ट पोल्स देखें, काफी नेक एंड नेक मुकाबला है। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को 4 पॉइंट्स का परसेंटेज पॉइंट्स का एडवांटेज है, पर 4 कुछ भी नहीं होता। जब आप पोल्स करते हैं, भारत में भी जैसे एग्जिट पोल्स आती हैं, तो उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। 4 पॉइंट्स ऐसा मार्जिन ऑफ एरर, मतलब मार्जिन ऑफ एरर उसको इजीली कवर कर सकता है। तो ये कहा जा सकता है वो किसी भी तरफ जा सकती है पेंसिल्वेनिया। वैसे एरिज़ोना की बात करें, जो कि कैलिफोर्निया के नज़दीक वाली स्टेट है, कि बगल वाली स्टेट है, वहाँ पर मेक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा ट्रंप बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। मेक्सिको के साथ जो वॉल की बात, वॉल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं उनको विलिफाई कर रहे हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मर्डर्स और रेपिस्ट तक कह डाला। तो ये सब उस स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 6 परसेंटेज पॉइंट्स का एडवांटेज है। तो एरिज़ोना जैसी स्टेट में, हालांकि वो स्विंग स्टेट है, पिछली बार जो बाइडेन वहां से जीते थे, पर क्लियरली ये दिखता है कि मुकाबला नेक एंड नेक है। यही हाल दूसरी स्विंग स्टेट, 7 स्विंग स्टेट्स जैसे मैंने बताई, वहाँ पर भी पोल्स यही कह रही हैं, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे विस्कॉन्सिन हो, चाहे और स्विंग स्टेट्स हो, तो वहाँ पर मुकाबला काफ़ी कांटे का है। और ये लड़ाई तभी, या ये चुनाव तभी बहुत दिलचस्प हो रहा है क्योंकि ये अभी तक ऐसी कोई वेव दिखती नहीं नजर आ रही है। हाँ, ट्रेडिशनल वोट बैंक्स बरकरार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेरिका से हमारे सहयोगी अमृतपाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर हमें जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के द्वारा 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने और सिख चरमपंथी निज्जर की हत्या की जांच से अपने राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज करने के बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा की। क्या है मौजूदा हालात और ताजा स्थिति, आइए देखते हैं। सोमवार को कनाडा की तरफ से आए आपत्तिजनक बयान पर भारत के जोरदार पलटवार के बाद बिना सबूतों के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए और वही पुराना राग अलापा। लेकिन भारत ने उनके सभी आरोपों की हवा निकाल दी। जानकार सूत्रों का कहना है कि ट्रूडो के पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था, वो वही पुरानी बातें दोहरा रहे थे। उनके सभी अधिकारियों का मुख्य दावा यह है कि भारत के सामने विश्वसनीय सबूत पेश किए गए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। शुरुआत से कनाडा का मकसद अस्पष्ट आरोप लगाने और भारत पर इनकार का बोझ डालने का रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों के भारत के कनेक्शन के बारे में दावे किए गए, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी मामले में कोई खास जानकारी नहीं दी गई। कनाडा की ओर से भारत से जिम्मेदारी तय करने की मांग तो की गई, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं दिया गया कि किसकी और किस बात के लिए जिम्मेदारी तय करनी है। ये बेहद बेतुका है कि भारतीय उच्च आयुक्त के साथ मामले में साल भर संपर्क में रहने के बाद अब कनाडा उन्हीं को निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय उच्च आयुक्त सहित कई अन्य राजनयिकों को निशाना बनाने के ट्रूडो सरकार के प्रयास पर भारत भड़का हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले का उल्लेख नहीं किया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा पिछले साल कनाडा में हुई हरपाल सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा है।
भारत के बार बार मांगने के बावजूद कनाडा ने कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। भारत का कहना है कि संकीर्ण राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए ट्रूडो सरकार भारत पर कीचड़ उछाल रही है। इस मामले को लेकर भारत अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस आने को कह चुका है, जबकि कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। 2 ओलंपिक पदक और 2 बार विश्व चैंपियन रही मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये अवसर खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। वर्ल्ड का फाइनल एक फाइनेस्ट कंपटीशन है बिकॉज चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस मेक इट टू दी वर्ल्ड का फाइनल, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव जो है इनका सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है और इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो लंबे आने वाले दौर में बहुत मदद करेगा आगे। प्रेशर हैंडलिंग कह लो, चाहे परफॉर्मेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कह लो, क्योंकि होम ग्राउंड में अलग ही तरीके का प्रेशर होता है। सो आई वुड से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड डू योर बेस्ट एंड डू नॉट बी अफ्रेड, हैव फेथ इन योरसेल्फ। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।